देश का कोई एक टीवी पत्रकार जिसे सबसे अधिक गालियां मिली हो और सबसे अधिक तालियां भी मिली हो, अगर कोई एक पत्रकार है, बल्कि मैं कहूंगा इकलौता पत्रकार है, तो रवीश कुमार हमारे सामने बैठे हैं। अंग्रेजी में कहें तो मोस्ट हेटेड और मोस्ट लव्ड जर्नलिस्ट। उस एनडीटीवी में रवीश अगर देखें, आपको आजादी बहुत मिली, मतलब जिसको कहते हैं ना असीम आजादी। वो तो सबको मिली, वो सिर्फ मुझे नहीं मिली। हाँ, सिर्फ मेरे लिए तो एनडीटीवी नहीं बना था, नहीं ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन मुझे कोई स्पेशल तरीके से नहीं मिली। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं, पर मैं उसको अर्न जरूर किया, वहां पे ट्रस्ट जरूर अर्न किया। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ काम करता है, ये काम के बदले में इस नेता के यहाँ घूमना, उस नेता के यहाँ जाकर अपना वो बताना कि ये मुझे फोन कर रहे हैं, वो मुझे फोन कर रहे हैं। हालांकि तब भी बड़े बड़े लोग फोन किया करते थे, मैं ये बात कोई विशेष बात मुझे नजर नहीं आती थी। ठीक है, उसको कोई स्टोरी अच्छी लगी हुई तो कोई मिनिस्टर फोन कर लिया तो कर लिया। तो मुझे लगता था कि मैं जनता के बीच से आया हूं, तो मुझे उधर ही रहना चाहिए और वो संसद में वाले नहीं घूमना चाहिए। तो काम करते चला गया, तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें लोग फिर पीछे हटते चले गए कि मुश्किल है इसको रोकना, मतलब ये ऐसे ही करता चला जाएगा। और किसी भी दफ्तर में कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि वो जो चुपचाप करते चला जा रहा है, तो मैं कहता था मैं एक श्रेष्ठ कर्मचारी हूँ जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। बहुत कम रिसोर्स में रिपोर्टिंग करता था, बहुत कम रिसोर्स में, इसलिए दिल्ली ज़्यादा घूमा ताकि मैं रिपोर्टिंग सीख सकूं, मैं काम पहले कर सकूं और फिर उस पे पैसा ज़्यादा खर्च हो। बहुत सारे लोग समझते थे कि अच्छी स्टोरी का मतलब दिल्ली से बाहर जाना है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता था। वो अच्छी स्टोरी भी होती थी उनकी, कई बार बहुत अच्छी स्टोरी होती थी। तो मुझे लगा कि पहले यहाँ से जगह बनाते हैं। तो जब तक जगह बनाए तब तक मंदी आ गई और मेरा प्रोग्राम ही वो बहुत तरह से बंद हो गया। फिर मैं प्राइम टाइम का एंकर बन गया। रवीश की रिपोर्ट से प्राइम टाइम का जो सफर है, तो जैसे उसमें रवीश आपने तो मैं अपना काम किया, तो एनडीटीवी ने वही आजादी दूसरों को भी दी है। हाँ, उन्होंने अपने ढंग से आजादी का इस्तेमाल किया। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। तो वो मैंने उस आजादी में ना कहने की भी आजादी अपने लिए ली कि मैं बहुत ना कहता था, बहुत ना, मतलब मैंने हाँ तो लगता है कि मैं याद करूं कि मैंने किस बात पे हाँ कही होगी, तो मुझे तो याद नहीं आता। तो जैसे उसी में मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जैसे आपने 2 शो जो किए जिसको लेकर बहुत चर्चा होती है आज भी, जो एक माइम वाला 2 किरदार बैठे, हाँ, और वो किरदार को आप एक को सत्ता का नुमाइंदा और दूसरे को ट्रोल, कुछ ऐसा शायद प्रतीकात्मक आपने किया। और आपने अपने अंदाज में कहा, अच्छा आपसे सवाल भी नहीं पूछे, अच्छा सवाल पूछने के बाद नाराज हो जाते हैं, अच्छा आप ऐसे जवाब देंगे, और जो भी वो रसियन भाषा में या पता नहीं किस भाषा में दोनों बात कर रहा है। और दूसरा आपने स्क्रीन काली की, जिसको लेकर ट्रोल आर्मी समय समय पर गाहे बगाहे आपको ट्रोल भी करती है। वैसे शोज करने पर भी कभी भी किसी तरह की कोई एनडीटीवी में कोई सवाल या ऐसा क्यों किया? मैंने किसी से पूछा ही नहीं था। मैं कोई भी शो करता हूं, मैंने किसी से बात नहीं, मेरा एक ही एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं एडिटोरियल मीटिंग में कभी बैठा ही नहीं। अगर आप बहुत शुरू के छोड़ दें तो पिछले 10 साल के अगर आप मुझे माने कि मैं हूं, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं कोई किसी मैं अपना डिसाइड करता था कि आज सोमवार मैं क्या करूंगा, अपना शो बनाता था। हाँ, उसके रिसोर्स नहीं होते थे, उस आधार पर छोड़ देता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा और शो करके घर से ऑफिस से निकल जाता था। तो किसी भी स्टेज में और वो आदत थी, उनको लगता था ये कुछ, अगर मैं किसी से, ऐसा नहीं कि मैं किसी को चुप हूं, मतलब न्यूज़ स्टोर में चलते हुए किसी से आइडिया शेयर करता था तो वो कहता था कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मैं किसी से भी शेयर कर देता था। तो लगता अच्छा ये करना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें कैसा लगता, ठीक है ऐसा कर सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह से ब्लैक स्क्रीन किया, बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ऐसे चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम दूसरे चैनल में नहीं कर पाते, इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाते, सवाल ही नहीं उठता उस तरह से। नहीं, एक तो बहुत सारी चीजें, उस शो के कॉन्सेप्ट को समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब बाकी लोगों में, मतलब बाकी चैनल खड़े हो जाने से थोड़ी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, इन सब चीजों को समझने वाले उधर ही प्रोडक्शन के लोग हैं, उधर ही एडिटर के लोग हैं कि
कि कुछ क्रिएटिव डिमांड कर रहा है तो हाँ क्रिएटिव कर दे रहे हैं, बाकी सब तो वो फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें एंकर आता है भर के चला। उसमें दूसरा पहलू भी, एक क्रिएटिव पहलू जो आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी उस आजादी का भी कि क्या इस तरह से किसी को करने कोई संस्थान या संस्थान का सेठ जो आपने जिक्र किया, हाँ। ये करने देगा? नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। और मुझे उसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, कोई पूछने भी नहीं आया। सब आगे बोले यार बड़ा शानदार है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको रिपीट करना चाहिए। तो उसके लिए वो स्लॉट ढूंढने लगे कि कौन सा स्लॉट होना चाहिए जिसमें ये रिपीट किया जा सकता है। तो शायद दोपहर में रिपीट होता हाँ, दोपहर में एक तो फिक्स टाइम होता था, तो उन्हें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाए, क्योंकि प्राइम टाइम को रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कई बार डेटेड चीजें भी हाँ होती नहीं, क्योंकि उसका एड ब्रेक का दूसरा सिस्टम है, क्योंकि वो एक साथ में 40 मिनट हाँ 40 मिनट 35 मिनट होता था, बाकी फॉर्मेट वैसे देखो नहीं कि मैं भी बड़ा उसका दर्शक रहा हूँ। हाँ तो थैंक यू। तो इसलिए उसको हर स्लॉट में रिपीट करना एक मुश्किल काम होता था। तो उसमें और डेफिनेटली मैं किसी से भी कहता था तो कोई मना करने नहीं आता था, सबको लगता था कि ये कुछ अलग सोचा है तो पहले इसमें घुस के देखते हैं क्या है, पहले इसको डुएबल बनाते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सब कोई जुट जाता था, जितने भी हम लोग एनडीटीवी इंडिया के लोग थे, तो कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, ये आम वाला शो है या माइम, एक वो अक्षय कुमार का इंटरव्यू वाला जो किया था, मुझे याद आ गया। हाँ, वो आम चूस वो माइम वाला, तो माइम शब्द ही मुझे जबान पे नहीं आया। मैं गया किसी से पूछने की यार चार्ली चैपलिन का एक ऐड आता था, चार्ली चैपलिन का नहीं, वो शू पॉलिश, इसका अरे बहुत चर्चित शू पॉलिश था, चेरी ब्लॉसम। हाँ, चेरी ब्लॉसम का ऐड आता था। तो मैंने कहा उसमें एक आर्टिस्ट होता था, ऐसे ऐसे करता था। तो किसी ने कहा हाँ जी उसको माइम बोलते हैं, हम अपने कॉलेज में किया करते थे, दोस्त को जानते थे। तो मैंने कहा जरा पूछो यार वो ये माइम आर्टिस्ट क्या होते हैं। तो फिर मैं गूगल में उसी ने सर्च करके बताया कि इसको माइम आर्ट बोलते हैं। तो फिर उनको ढूंढा, फिर कलकत्ता में माइम फेस्टिवल होता है, ये मुझे नहीं पता था उस वक्त, शायद उसके आसपास किसी बड़े आर्टिस्ट से उन्होंने मना कर दिया या मेरी बात समझी नहीं, क्योंकि वो सब 4 दिन की बात करते हैं। तो मुझे तो नैनीताल छुट्टी लेके नैनीताल जाएंगे, फिर किताब लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था मुझे। तो अभी करना है, अभी आया तो वो रोहतक से किसी 2 लोगों को बुलाया, वो मान गए। तो उससे आपने पहले डिस्कस किया कि तुम जो डिस्कस किया वो उल्टा, उसमें उनको बोलना नहीं था मगर वो बोल गए। हाँ, कुछ बोल रहे थे। उनको बोलना नहीं था, उनको चेहरे से एक्टिंग करनी थी, पर वो बोल। तो जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो लैंग्वेज तो पता नहीं, वो जिब्रिश लैंग्वेज था उनका, पर उनको बोलना नहीं था, पर उन्होंने अपना, क्योंकि वो कलाकार लोग थे तो उन्होंने अपना किया। अब शो लाइव चल रहा है, उसका कोई सेकंड टेक तो हो नहीं सकता है। हाँ, ये मैंने अभी देखा है दोबारा, उस समय भी देखा था। अभी मैंने इस बातचीत की जब तैयारी की कि रवीश से बात करनी है, तो वो वीडियो मैंने दोबारा। तो ये आप आजादी कह सकते हैं एनडीटीवी का, कि आप उस शो के भीतर कुछ भी कर सकते हैं। एक ही चीज कहा जाता था कि लीगल चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में उसका खर्चा इतना ज्यादा है कि फैसला आता नहीं है और आप बर्बाद हो जाते हैं। 10 साल तक आप वही झेलते रहिए। और लीगल तो ऐसा है कि एक खबर पर कोई 1000 करोड़ का मानहानि भी कुछ भी कर सकता है उसमें। तो रवीश, बाकी और कुछ सवाल हैं, लेकिन हर आदमी के बनने में कुछ लोगों की भूमिका होती है, शिक्षक की भी, संस्थान में किसी इंडिविजुअल की और संस्थान की। रवीश कुमार बनने में 5, 7, 8 लोगों की भूमिका अगर देखते हैं, वो कुछ नाम ले सकते हैं? हजारों लोगों की है, हजारों लोग। तो 10 नाम आप? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल है। हाँ, 5 नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हजारों लोगों की भूमिका है। चलिए छोड़ते हैं उसको। वो हजारों लोगों के साथ लाखों दर्शकों की भी भूमिका है, बहुत, जिन्होंने चाहा। मेरे लिए मैं कह देता था कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो वो गाड़ी से जाके वीडियो बना के लाकर दे देते थे मुझे। सही बात है। तो अब रवीश, मैं आपकी उस किताब पे आता हूँ जो रवीश कुमार बोलना ही है, और इस किताब को आप पढ़िएगा, रवीश के भाषण और अलग अलग जगह जो लिखा है उसका। जैसे इस किताब में मैं देख रहा था, तो देखा एक जो बात आपने लिखी है, जो आज जो जहां आप हैं वहां पर ये बात लागू होती है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं सुनाता हूं। आपने लिखा है इसमें, मेरी सुबह ट्रोल्स की गालियों से शुरू होती है और रात में सोने जाते समय मेरी नौकरी चले जाने की आशंका घेर लेती है। 2014 के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब किसी न किसी ने मुझे अपनी नौकरी गंवा देने के खतरे के प्रति आगाह न किया होगा।
तो अब तो नौकरी रही। हाँ, अब ये रोज रोज का डर खत्म हो गया, पर आगे की चिंताएं तो हैं अजीत जी, और ऐसी बात ट्रोल नहीं। रह गए, ट्रोल रह गए। ट्रोल कुछ कम हुए क्या? कुछ तो कम हुए हैं, हाँ कुछ कम हुए हैं। और जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था तो उसमें जो लड़के आए थे उन्होंने कहा था कि वो आजीवन बीजेपी के सपोर्टर हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो आपको गाली देते हैं, हम लोग आपको गाली देते हैं, हम लोग आपसे नफरत करते हैं। बाहर मुझसे जब लड़कों के साथ मेरी बात हुई तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा कि तो फिर मेरे पास क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा चूंकि पत्रकार आप ही हैं और आप ही हमारी नौकरी की आवाज़ उठाएंगे, तो इस विश्वास के साथ आए। मैंने कहा और गाली देते समय और मेरे बारे में, तो मैंने कहा हम तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कामना करते हैं, मतलब इतने। और वो लड़के बहुत ईमानदारी से मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा आप करेंगे? मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब इतना खतरा है, कौन सी खबर गलत हो जाए। आप देखते ही हैं कि सरकार ही पीछे पड़ जाती है। जो गलत बात फैला रहे हैं गोदी मीडिया, उसके बारे में कभी ये सरकार को कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर हम और आप गलती कर दें तो फेक न्यूज़ का वो पूरा पोस्टर बना देंगे ये लोग। मैंने कहा जब मुझे कन्विंस हो जाऊंगा कि आपकी बातों में दम है तो मैं करूंगा, नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि फिर हम कोई बाइट भी नहीं देंगे उसमें, क्योंकि हमारा चेहरा आ जाएगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप देखिए कि नौकरी सीरीज बहुत मुश्किल शो था, उसमें कोई विजुअल नहीं था, लोगों के अपने एक्सपीरियंस लिखवा के खुद से आवाज़ करना, गला छिल जाता था अजीत जी। 1 दिन 2 दिन बहुत सारे पुराने दर्शकों ने कहा कि हम देखना बंद कर देंगे, ये क्या है, आज भी यही कर रहे हैं आप, देश में इतना कुछ हुआ है आज भी यही कर रहे हैं। 4 हफ्ता हो गया, 5 हफ्ता हो गया, करते करते मैं उसका इम्पैक्ट देखने लगा कि उन लड़कों के पास अपॉइंटमेंट लेटर जाने लगे, वो लोग मिठाइयाँ लेकर आने लगे और ये कहते हुए कि हम बीजेपी के ही सपोर्टर रहेंगे, पर ये मिठाई आपके लिए। मुझे हाथ जोड़ना पड़ता था कि प्लीज़ डायबिटीज़ हो जाएगा, आप मिठाई लेकर ना आए। बाकी दोस्तों से भी कह दें कि वो मिठाई लेकर ना आए, न तो रिसेप्शन पे मिठाइयों के ढेर लग गए थे। मतलब हर दिन कोई 10 आदमी 1-1 किलो की मिठाई लेकर चला आ रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, मेरी माँ से बात कर लीजिए, मेरे पापा से बात कर लीजिए, मेरी बहन से बात कर लीजिए, वो लोग कितने खुश हैं। और मैं बिल्कुल निस्वार्थ उनकी सेवा करता रहा और बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ कि जो लोग मुझे मार देने की कामना करते हैं, जो लोग मुझे गाली देने की बात करते हैं, मैं उनकी नौकरियों के लिए आवाज़ उठा रहा था और मेरा गला छिल रहा था। तो मैं इस सज़ा के प्रोसेस से खुद गुजरा उसी दौरान, तो बहुत आत्मबल मिला और मुझे लगा कि इस तूफान से मैं निकल सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे, जैसे आपने नौकरी सीरीज का जिक्र किया, कहीं शायद आपने जिक्र किया है कि 1 लाख लोगों को उस समय हम लोग काउंट करते थे। इस परीक्षा का नहीं रिजल्ट निकल रहा था, वो निकलना था, बाद में बंद कर दिया, क्योंकि दफ्तर में भी कुछ लोग कहते थे इसका हम प्रोमो बनाना चाहते हैं। तो मैं इसमें भी बहुत रेजिस्ट करता था कि मत बनाओ प्रोमो, ये क्या है, एक्सक्लूसिव, एनडीटीवी, इम्पैक्ट, ये सब वो सब, तो इसलिए बहुत पता नहीं चलता है। मेरा काम इसीलिए समुद्र की तरह समाज में ठहरा हुआ है। इसीलिए आपको दिखा कि 1.5 लाख लोग, 1.25 लाख लोग कमेंट करने आ गए, वो 3 मिलियन लोग फॉलो करने के लिए आ गए। वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ना तो मैं दिखाता हूँ ना वो दिखाते हैं, वो है समाज में कहीं नहीं दिखाई देता है। जब हम लोग बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो दिखाई देता है। तो कहीं किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ा रहता हूँ, कोई लड़का आ जाता है चुपके से, कहता है कि सर मन तो करता है आपकी ही तस्वीर वहाँ लगा दूँ, लेकिन ठीक है आपकी वजह से नौकरी मिली। अच्छी बात है ना कि हम भी अपना पोटेंशियल जान सके उन्हीं गाली देने वालों की वजह से, कि अगर इनकी नौकरी के लिए आवाज़ उठाएं। आज देखिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को 2019 में जो प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, वही प्रधानमंत्री आयोजन करवा रहे हैं कि जिसमें वो अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए दिखें। तो उस 4 साल में, इसी दौर में, ये मेरे काम की बहुत छोटी सी सफलता है कि आज हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी कितनी होगी ये देने की बात लिखी होती है और ये एक मुद्दा बन गया है। ये कितना लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, लड़कों का संघर्ष अभी चलेगा, क्योंकि वो आसान रास्ता तो होता नहीं। और ये सरकार, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री को तो मैंने वो दरवाजा तोड़ के दिखा दिया कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये काम कर लो। और ये देखा आंकड़ों में रवीश, पकौड़े की बात तो पीएम ने एक चैनल में ही बात की थी, एक चैनल के एंकर से जो
अभी दूसरे चैनल में हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने लगभग 8 साल में 7,22,000 नौकरियां दी केंद्र सरकार ने। अब वो कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे और वो पर्चे छप रहे हैं पीएम का। लेकिन जैसे आप नौकरी सीरीज की बात कर रहे हो, कितने लोग युवा आते थे, उनमें से बहुत सारे लोग आपके आलोचक या गाली देने वाले ट्रोल्स थे। आपने पहले भी शायद ज्यादातर वही लोग लिखा बहुत हाँ, बार है। हाँ। कई बार आप हताश भी होते थे हाँ। कि मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हाँ। दीवार में सर फोड़ रहा हूँ, नौकरी की बात करो, लेकिन ये इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये लगा आपको? बाद में हुआ, बाद में उन्होंने लोग लिखते थे कि हमने आपको गाली देना बंद कर दिया है। बहुत लोग मुझे ऐसे भी लिखते हैं, रोज मुझे 20-25 चिट्ठियां आती हैं जिसमें लोग मुझसे माफी भी मांगते हैं कि हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचा था। वो सब डॉक्यूमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं था कि एकदम जीरो रिजल्ट वाला था। देखिए, राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और एक नेता की लोकप्रियता के सामने कोई लोकप्रिय नहीं होता है। उसी को सुनने के लिए लोग 5-5 घंटा रैली में बैठे रहते हैं, ये बड़ी बात है और इसका सम्मान करना चाहिए किसी भी नेता के लिए। तो उनकी शक्ति के सामने अगर आप खड़े होकर बता दें कि कुछ बातें गलत कही जा रही हैं और वो भीड़ जो उस नेता को सुनने के लिए धूप में अपने आप को जला रही है, वो सुन ले थोड़ी देर के लिए और सोच भी ले, तो ये बड़ी बात है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने माफ़ी मांगी है, बाकायदा लिखकर माफ़ी मांगी है और उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फेसबुक के इनबॉक्स में क्या फ़र्क पड़ता है, या जीमेल में कि माफ़ कर दीजिए। तो चेंज आया, लड़कों ने सामने से गाली देना बंद कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में वो मुझे गाली देते हैं। तो जैसे इलाहाबाद शहर से ही कुछ लड़कों ने लिखा कि सर अब आप नौकरी सीरीज़ की बात बंद कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि केवल आप ही बोलते हैं और आपके बारे में हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में 2 लाइन तारीफ में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गालियां पड़ने लगती हैं कि ये वोटर को बदल देगा। तो ये बात है। तो उन लड़कों ने कभी छिपाई नहीं, वो अब आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे गालियां देते होंगे। तो लेकिन उन्होंने बदल गया ना रविश, पिछले दुख होता है इस बात का दुख होता है कि ये कोई बदलना नहीं हुआ ना, कि जहां एक पत्रकार को चलने के लिए बंदूक लेके चलना पड़े, फैमिली के साथ ना निकल पाए और आप उसकी नौकरी की भी बात करें, वो आपको गाली भी दे रहा है। अजीब है ये, मतलब। तो ये चूंकि आप लगातार नफरत के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, नाम लें तो सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार जो झूठ बोला जाता रहा, रैलियों में झूठे दावे, झूठे वादे, इस पर लगातार आप बोलते रहे, ब्लॉग में लिखते रहे, एनडीटीवी पर लिखते बोलते रहे, लेकिन कुछ बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। लोग, मतलब अब कई लोग बात करते हैं, कई लोग बात करते हैं उस तरह से, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। बदलाव काफ़ी हुआ है। हमेशा किसी हार जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो बात विचार की है। हमारे पास तो कोई गुप्त इलेक्टोरल फंड तो है नहीं कि कई हजार करोड़ आ जाए इलेक्टोरल फंड के रूप में, वो तो उन्हीं के पास है, बीजेपी के पास है। तो लेकिन चेंज है, और ऐसी बात नहीं है। एक तो चेंज है कि वो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो नौकरी सीरीज शुरू किसने की थी। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था, अब मुझे उसकी बात पसंद है, क्योंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूं। ये एक पत्रकार की स्थिति है समाज में। इससे आप नरेंद्र मोदी मेरे इस हक को छीन नहीं सकते हैं। मैंने उनको मजबूर कर दिया कि टेबल पर आइए और नौकरी की बात कीजिए। उनको करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, उसको उसी परीक्षा व्यवस्था को लेकर और नौकरी देने की बात को लेकर उन्होंने बड़ा इवेंट बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया ना। वो 2019 में पुलवामा के कारण वो नौकरी का मुद्दा तब भी था, तो उन्हें लगा कि वो मजाक उड़ा सकते हैं कि पकौड़ा तलना भी, आज वो वही बात वो क्यों नहीं कह देते कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, हम क्यों देंगे रोजगार। तो वो भले मुझे इंटरव्यू ना दे सके, लेकिन वो उनसे जो अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा है ना युवा, उसको पता है कि ये मुद्दा बना, कैसे देंगे वो लोग। इंटरव्यू करना चाहते हो आप? अब क्या करेंगे उनसे? अब तो उन्होंने छुटकारा ही पा लिया मुझसे। भाई देखिए, अगर मैं रहता 2024 तक, तो जो 8 साल में प्राइम टाइम के जरिए मैंने उनके सरकार के तमाम तरह की गलतियों को डॉक्यूमेंट किया था ना, ये साल आने वाला
उनको फिर से दोहराने का साल था, बताने का साल था। जितना ऑथेंटिक रूप से मैं बताता और रिकॉर्ड के साथ, इतना रिकॉर्ड किसी भी जर्नलिस्ट के पास नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में नहीं है। फर्जीवाड़ा नहीं है कि 4 लोग आकर बोल गए बक्से में, चाय चाय करके चले गए। एक एक डॉक्यूमेंट उस समय की खबर के हिसाब से संसद में क्या कहा गया है, प्राइम टाइम उसका डॉक्यूमेंट है। तो उससे तो उनको छुटकारा मिल गया। तो वो एक एनडीटीवी उस बेंचमार्क था, उससे छुटकारा मिल गया, एक मुझसे छुटकारा मिल गया कि भाई अब हटाओ, अब अपना यूट्यूब करेंगे या ट्रेन में भारत दर्शन करेंगे, अब करते रहें। आपने तो कहा ठीक है, उन्होंने छुटकारा पा लिया। पा ही लिया ना। एक पार्टी ने मेरा बहिष्कार किया, मैं इसको बार बार रोज रोज नहीं दोहराता, और बीजेपी ने तो मेरा बहिष्कार किया, उनके सरकार के मंत्रियों ने मेरा बहिष्कार किया, मेरे कार्यक्रम में नहीं आते थे। वही मंत्री, एक मंत्री तो आए तो मैंने कहा मैं क्यों मिलूंगा, मैं किसी नेता से नहीं मिलता। मैं गुस्सा गया किसी पे कि मुझे मिलाया मत करो किसी नेता से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो इन्हीं को बुलाना पड़ता है, तो आप हमारे लिए चल लीजिए, हमारी नौकरी की बात है। तो मैं चला गया, तो वो मंत्री जी बड़े पावरफुल मंत्री हैं, खड़े हो गए, झुक गए, बोले कि हम आपके कार्यक्रम की योग्यता के अनुसार तैयारी करके आएंगे, आप अगर हमें बुलाएंगे तो चूंकि आपने कहा रवीश, और वही मंत्री इस तरह के ट्वीट करने लगे, बातें करने लगे। मैं तो हैरान था। मतलब 2014 से पहले तो मैं आपको सबसे योग्य आदमी नजर आता था, पूरे टीवी इंडस्ट्री में उनको सबसे योग्य अलग नजर आता था। मैसेज करते होंगे कि मुझे बहुत लोग मैसेज करते थे। मैं घबरा गया कि मैं कौन से प्रोग्राम में आ गया हूं कि हर सुबह इतने बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। वो सब बीजेपी के लोग होते थे। बाद में उन्होंने ही मेरा बहिष्कार किया। तो एक अदना सा आदमी जिसका आप बहिष्कार भी कर रहे हैं, तो उसको क्या इंटरव्यू देंगे? इंटरव्यू दिया था ना किरण बेदी ने, तो क्या हुआ था आपको पता है ना? उनको मुलेठी वाला उनका झूठ पकड़ा गया था और उनको कैंपेन से वापस किया गया था। ये मेरे इंटरव्यू का असर था। तो ये ऐसे इंटरव्यू का दोहराव ना हो जाए, ये खतरा कौन लेगा? उससे अच्छा है कि आम वाले को दें। हाँ, तो आम वाले को देंगे इंटरव्यू। और दूसरा जिनको फकीरी, तो अब वो जो फकीरी देखने वाले को देंगे। तो फिर वो अपने यहाँ कोई किरण बेदी मोमेंट नहीं होने देना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा इससे छुटकारा पाओ, तो पहले बहिष्कार करो। फिर लगा कि ये तो जनता की बात करने लगा, नौकरी की बात करने लगा। अब हम नौकरी की बात करने लगे हैं। ये पता नहीं अगले 1 साल में और क्या बात करेगा जिसको लेकर हमें बात करनी पड़ जाए। तो छुटकारा पाओ। तो 1.5 साल अभी बहुत अहम है। बहुत अहम था 1.5 साल। और मैं जानता था शुरू के 5 साल में तो रवीश आप सपने दिखाने में निकल गए, अच्छे दिन। अब 10 साल होने जा रहा है, तो अब ये सारे सवाल फिर से वापस धरती फाड़ के बाहर निकलते, जिसका हाँ वो तो नहीं है ना। तो वो सारा रिकॉर्ड था हमारे पास, एक एक शो की सारे टेक्स्ट थे। तो हम बहुत आसानी से उसको रीअरेंज कर सकते थे, दिखा सकते थे क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छी बात, हम ये भी दिखाते कि आप आए 10 लाख नौकरी देने की बात है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज हैं, आप देखिए कितने प्रोग्राम है प्राइम टाइम के उसमें। तो वो अकाउंटेबिलिटी हम दिखाते कि 10 साल में भी आप बताने की स्थिति में नहीं है। वो सब यूनिवर्सिटी कहां गई जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने वाली थी? ये क्या एमिनेंट इंस्टीट्यूट कुछ इस तरह का कुछ बनने वाला था, कहां गई आज तक पता नहीं है किधर है। तो एक था वो। अब चलिए कोई बात नहीं। 16 महीने की चुनाव की, तो ये अनकंफर्टेबल होता आपको लगता है? होता। हम लोग हार और जीत तो नहीं प्रभावित कर सकते ना, लेकिन एक सवाल मौजूद रहता जनता के बीच में कि, और जब मैं प्राइम टाइम करता था तो रोज सुबह उसका 1 मिलियन व्यूज हो जाता था। पूरे महीने का आप एवरेज देखें तो सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पे ही करीब वो 2 करोड़ एवरेज व्यूज होता था उसका। तो वो चला जाता था, तो लोग देख रहे थे और उसको सुन रहे थे। तो इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इस टाइम का तो बहुत कम जगहों पर हुआ है मीडिया में। तो उससे उनको तो एक तरह से मुक्ति मिल गई है, और अब वो मैदान पहले भी उनके लिए साफ़ी है, तो उसमें अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि आप बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर ये डेमोक्रेसी की माँ है तो माँ ने ही अपने बच्चे को गोद से उठा के फेंक दिया है ना। यही हुआ ना। तो आपको ये लगता है, जैसे बहुत संजीदा होकर आप ये बात कर रहे हो, आपको लगता है कि बहुत तयशुदा ढंग से ये हुआ? आप अगर किसी को नहीं लगता है तो मुझे हैरानी है। अगर किसी को ये बात नहीं लगती है तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि क्यों नहीं लगती है। मुझे बहुत मैं कई तरह के एनालिसिस देख रहा था
तो मुकुल केशवन ने टेलीग्राफ में लिखा है, एक बात लिखी है, और वो बहुत आखिर में उन्होंने एक बात लिखी है चलते चलते कि ये सब कुछ जो हुआ है वो किससे मुक्ति पाने के लिए किया गया है। वो दुनिया भर का बिजनेस और ये सब प्लान बनाते रहेंगे, वो हर कोई बनाता रहता है, उसमें कोई बात नहीं। हर झूठ बोलने वाले चैनल का ना के स्लोगन में ट्रूथ होता ही होता है, तो वो तो हम कुछ हमारा कुछ कर नहीं सकते। पर लोगों के इश्यूज के प्लेटफॉर्म का एक बड़ा नुकसान हुआ, एक वॉइस का नुकसान तो हुआ ही है। उससे उनको मुक्ति मिल गई है, क्योंकि जो भी मुद्दा उठता है वो अंत में टेबल तक तो पहुंच ही जाता है अंत में। जैसे नौकरी सीरीज तो पहुंचा ना आखिर में, और आपको अब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है कि वो लड़के मुझे गाली देते हैं, लेकिन वो लड़के, उनको ये भी पता है कि यही करता है लास्ट में। तो अब आपको रवीश मलाल है कि मतलब इस 1.5 साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते नहीं, अब जो चला गया तो अब क्या ही करें हम उसका, तो मैं पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकता। ये तो इतना बड़ा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वो जाने, उसका ज़मीर जाने, है ना, कि उसकी अंतरात्मा जाने कि आपने ये जो किया है और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोझ बन के रहेगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा अजीत जी। एक बात जो आप निस्वार्थ बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में, सुबह शाम जला हूं तपा हूं, और उसके पेट पे लात मारी है आपने। ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान, फर्जी 2 नंबरी बिजनेस, दुनिया का 3 नंबरी बिजनेस, ये ज्ञान, ये भाषा मेरे सामने मत लगाइएगा, ये ठीक किया नहीं। जितने कम संसाधन में जितनी साधना के साथ जो काम किया हो ना, सिर्फ उसका मूल्यांकन उसमें झांक कर देखेंगे। अभी तो लोग देखने वाले सिर्फ मेरी लोकप्रियता और दर्शकों के जमात के बारे में देखते हैं, उसके संसार के बारे में देखते हैं, लेकिन जब उस काम और उसके मेहनत के बारे में देखेंगे तो हड्डियां कांप जाएंगी कि कोई ऐसा कर नहीं सकता है। वो काम किया हूँ, दिन रात बैठ के, आंखें धुंधली हो जाती थी टाइप करते करते, इतने आंकड़े, इतने आंकड़े देखता था, इतने व्हाट्सएप पर मैसेज, उसमें से फैक्ट निकालना, फैक्ट चेक करना, ये सब करना पड़ा होगा। जो कोविड के समय का डॉक्यूमेंटेशन है, आप एक एक शो निकाल कर देखिए, सिर्फ पढ़ देना ही मतलब मुश्किल काम था उसको। मैंने कोई आसान एंकरिंग नहीं की कि 3 दिल्ली में फालतू लोग जो IISc में बैठे हुए हैं उनको शो में बुलाया, कोई हैबिटेट से आया, कोई किसी यूनिवर्सिटी से आया, कुछ गप किया, बॉक्स लग गया और शो हो गया। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने बहुत आर्टिकल पढ़े, मेरा घर किताबों से भर गया। तो ये जो काम किया है, तो ये तो मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से पूछूंगा ना, मैं चिल्ला के नहीं पूछूंगा, मैं एकांत में तो पूछूंगा ना कि, लेकिन तो मैं पूछूंगा भाई, मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूं ना, क्या मैं पूछोगे? पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगह है तुम्हारे आंचल में, क्या कोई सेठ तुम्हारी जमीन खरीद सकता है, क्या कोई सेठ तुमसे बड़ा हो सकता है, पूछूंगा। वो माँ है, मैं उससे कुछ पूछ सकता हूँ। बहुत संवेदनशील बात कर रहे हो रवीश। दर्जनों चैनल हैं, न्यूज़ चैनल तो देश में न जाने कितने हैं, अब गिनती करना भी मुश्किल है। और एक रवीश कुमार जो, हालांकि हम कह सकते हैं हम लोग एक पेशे में थे, कई बार दोनों अलग अलग चैनलों में अलग अलग असहमतियों पर भी हो सकता है काम कर रहे हो, लेकिन रवीश की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज़ जनता की थी, युवाओं की थी, बेरोजगारों की थी, दर्शकों की थी, नागरिक की थी, उसको, उस आवाज़ को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी परेशानियों मुश्किलों को आवाज़ दी, उस आवाज़ को छीन लिया गया, या वो प्लेटफॉर्म आपसे छीन लिया गया। आपकी तकलीफ, वो तो यही कहेंगे कि हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं किए, खुद चला गया है ना, वो तो यही कहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं आप देखिए ना किस तरह से बना रहे हैं। खुद उन्होंने, अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है, पावर फीचर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। उनका मतलब अदानी साहब का एक इंटरव्यू छपा है दैनिक जागरण में, आप वो तस्वीर दिखाइए, उसमें मैं भेज दूंगा, वो फीचर इंटरव्यू छपता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का, इंटरव्यू लेने वाले का नाम नहीं है उसमें, और वो पहले पन्ने पर है, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इस लोकतंत्र में रहना है तो सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त कर दें, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, बहुत लोग हैं, कुछ शरीफ टाइप के जो डोरमेंट जर्नलिस्ट थे उनको पकड़ के ले आए हैं, जो अब थोड़ा सा अच्छा बिजनेस प्लान जिसमें ग्लोबल प्राइड इंडिया टाइप की चीजें डाल के छौंक के बोल देंगे तो चल जाएगा। आप अच्छा पर्दा लगा देंगे तो खिड़की के बाहर का दृश्य बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो बहुत सारे मुद्दे अभी तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए। मैं भी नहीं उठा पाता था, मैं बहुत लोगों को लिखता था कि मैं नहीं उठा सकता हूं, मेरे पास अब संसाधन नहीं है, मैं हर राज्य के इश्यूज को नहीं उठा सकता हूं। कई जगह पे ब्यूरो बंद हो चुके थे, उसकी भी गालियां मैं सुनता था कि आप वहां का नहीं उठा रहे हैं, आप वहां का नहीं उठा रहे हैं। वो गालियां किसी और को नहीं पड़ रही थी, किसी और एंकर को। जो फर्जी इंटरव्यू चला, फर्जी का मतलब उस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होता है, तो इंटरव्यू तो जेन्युइन नहीं होता है, पर हम कह रहे हैं कि उसका क्या मतलब है? एक आदमी का दिन भर आप इंटरव्यू किए जा रहे हैं, कितने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चले होंगे, उनका कोई स्टैंडिंग है कहीं में, किसी मेमोरी में है कोई? लेकिन बड़े बड़े एंकर दिन भर वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपना जीवन गुजार के और एंकर बने हुए चल रहे हैं। आप पीएम के इंटरव्यू की बात, मैं किसी भी नॉर्मल एंकर की बात कर रहा हूँ, रोज की भी बात कर रहा हूँ। तो वो सारे इश्यूज जिनको मैं नहीं उठा, मैं रोता था कि भाई मुझे छोड़ दो, कम से कम मुझे मत मैसेज करो, 1000 मैसेज कर दियो, मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हारा, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है जाके वेरीफाई करे, इतने खतरे बढ़ गए हैं। तुम 333 लिख दियो, अगर वहां 300 होगा तो वो सरकार FIR कर देगी, मैं क्या करूं? तो ये सारे इश्यूज आते ना, ये उठेंगे क्या? उठे तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर NDTV खरीदने की क्या जरूरत थी? इतने सारे जो चैनल हैं वहां उठ जाए, लोगों को भला हो जाएगा।